नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 1885 से लेकर 1947 तक के इतिहास को एक ही वीडियो में कहानी की तरह बताऊंगा। तो इससे पहले भी मैंने 1885 से लेकर 1947 तक के इतिहास को 3 वीडियो में डिटेल में कवर कर दिया है, पर आज की इस एक ही वीडियो में हम 1885 से लेकर 1947 तक के इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं ना, उन्हें संक्षिप्त रूप से एक ही वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने पहले उन तीनों वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद उन तीनों को देख लेना। इस वीडियो से अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद उन तीनों वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल में यही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आपने पहले ही उन तीनों वीडियो को देख रखा है तो इस वीडियो में आपकी रिवीजन हो जाएगी और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और कहानी की शुरुआत हम करते हैं 1885 में कांग्रेस की स्थापना से। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा अंग्रेजी सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ था। तो जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपने बचाव के लिए की थी और बाद में इसी कांग्रेस का देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो ये हमने पढ़ रखा है। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन हैं? तो ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक हैं, जिनका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि स्कॉटलैंड के थे। और कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। और उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे। और जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था और बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था। और बात की जाए तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो उनका नाम था जॉर्ज यूले। और प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था, यानी कि वहाँ पर भाषण दिया था, तो प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। इनका नाम था कादम्बिनी गांगुली। उसके बाद है प्रथम यूरोपियन महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इनका नाम था एनी बेसेंट। तो देखिए, प्रथम महिला जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था उनका नाम था कादम्बिनी गांगुली। और प्रथम महिला जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उनका नाम था एनी बेसेंट। यहाँ पर एक और सवाल भी बन सकता है कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो उनका नाम सरोजिनी नायडू होगा। ये सब मैंने आपको कांग्रेस अधिवेशन वाली वीडियो में पढ़ा रखा है। तो किस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था? तो 1896 के कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और जब वंदे मातरम गाया गया था तो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। और जो वंदे मातरम गीत है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो कांग्रेस के स्थापना के बाद अब हम अगली महत्वपूर्ण घटना पर चलते हैं। तो 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों का उद्देश्य था कि हिंदुओं और मुस्लिमों की एकता को तोड़ा जाए। और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन वायसराय था। और यह लागू कब हुआ था? यानी कि बंगाल का विभाजन लागू कब से किया गया था? तो यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ था। पहले आप देख रहे हैं तो पहले बंगाल बहुत बड़ा होता था
इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और जो बांग्लादेश बन गया, पूरा मिलाकर ये बंगाल होता था। परंतु 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। एक बन गया पश्चिमी बंगाल और एक बन गया पूर्वी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल में कौन सा क्षेत्र आया, आप ये देख रहे हैं ना। ये पूर्वी बंगाल में इतना क्षेत्र बांट दिया गया जिसमें पूर्व का बंगाल और असम वाला क्षेत्र, इसे पूर्वी बंगाल कह दिया गया। और इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी और जो पश्चिमी बंगाल था इसमें हिंदू आबादी ज़्यादा थी। तो पश्चिमी बंगाल में कौन कौन सा क्षेत्र था, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये पश्चिम बंगाल में आता था। तो आप देख रहे हैं कि आबादी के हिसाब से जहाँ पर हिंदू आबादी ज़्यादा थी उसे पश्चिम बंगाल बना दिया गया और जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी उसे पूर्वी बंगाल बना दिया गया। तो हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। परंतु लॉर्ड कर्जन ने यह तर्क दिया था कि जो बंगाल का क्षेत्र है यह बहुत बड़ा है और प्रशासकीय सुधार के लिए इसे बांटा गया है, परंतु उसका मकसद कुछ और था। हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ना ही उसका मकसद था। तो इसीलिए 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। तो देखिए 3 दिसंबर 1903 को विभाजन का प्रस्ताव अंग्रेजी संसद में रखा गया था, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव। उसके बाद 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा जाता है कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। उसके बाद अगले ही दिन 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में भी यह खबर प्रकाशित कर दी जाती है कि अब बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। तो 7 अगस्त 1905 से इसका विरोध होना आरंभ हो जाता है और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। आप देख रहे हैं बंगाल का विभाजन 2 टुकड़ों में कर दिया गया। एक को बना दिया गया पूर्वी बंगाल और दूसरे को बना दिया गया पश्चिमी बंगाल। तो 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन लागू होता है और विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एवं संपूर्ण देश में रोष एवं विरोध की लहर फैल गई और 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। जिस दिन बंगाल का विभाजन किया गया उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया और रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। तो हिंदू और मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस मनाया गया और बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा था। और यह गीत जो इन्होंने लिखा था ना, यही आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन जाता है। अमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था और यह बंगाल विभाजन के समय लिखा गया था। आगे चलकर बांग्लादेश ने इसे अपने राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया। तो रविंद्रनाथ टैगोर इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का नेशनल एंथम लिखा है, एक तो भारत का और दूसरा बांग्लादेश का। तो 1905 के बाद आगे हम चलते हैं 1906 में। तो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से जाकर मिलते हैं और इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए एक अलग पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। तो आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो के पास जाता है और अपने लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग करते हैं। तो पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है, ये पिछले ही वीडियो में गोलमेज सम्मेलन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना 1906 में आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। तो याद रखिएगा कई बार एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा है और ऑप्शन में मोहम्मद अली जिन्ना जरूर लिखता है। तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं की थी। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे।
तो देखिए, तो आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से किसने मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं की थी। तो 4 ऑप्शन होंगे, आगा खां, सलीमुल्लाह, मोहसिन उल मुल्क और मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपको लगेगा कि मोहम्मद अली जिन्ना तो होगा ही, क्योंकि इसने तो स्थापना की ही होगी। पर नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं की थी। ये 1913 में आगे चलकर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे। तो 1906 के बाद आगे चलते हैं 1907 में। तो 1907 में क्या होता है कि कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा होता है, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। तो इस समय कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस नरम दल और गरम दल 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है, जो कि हमने डिटेल में पढ़ रखा है, गरम दल के बारे में और नरम दल के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण नेता थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, गोपाल कृष्ण गोखले। ये कुछ महत्वपूर्ण नेता थे। पर आपको नरमपंथी नेता याद नहीं रखने, आपको गरम दल के नेता याद रखने हैं, क्योंकि गरम दल के नेता याद रखने आसान है, बाकी जो बच गए वो नरम दल के नेता हैं। तो गरम दल के नेता कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। तो इन चारों का नाम आपको पता होना चाहिए कि ये गरम दल के नेता थे। और पहले तीनों को तो लाल, बाल और पाल कहा जाता था। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। तो इन तीनों को लाल, बाल और पाल कहा जाता था। तो ये थे गरम दल के नेता। और चौथे नेता थे अरविंद घोष। तो इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये गरम दल के नेता थे और बाकी नरम दल के नेता थे। तो 1907 में क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हो जाता है। तो 1907 के बाद अगली इतिहास की महत्वपूर्ण घटना देखते हैं 1908। तो 1908 में क्या होता है कि खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। तो शहीद खुदीराम बोस भारत में अंग्रेजी शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदानपुर जिले में हुआ था। तो आखिर इन्हें फांसी क्यों दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया था, और जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में इन्हें फांसी पर लटका दिया गया, और जिसने इन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद बना दिया था। तो ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे कम उम्र के शहीद थे। कौन? खुदीराम बोस। तो इन्हें 1908 में फांसी दे दी गई थी। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण घटना है 1911। तो 1911 में क्या होता है? बंगाल का विभाजन रद्द हो जाता है। हमने पढ़ा था कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया जाता है ना। तो आगे चलकर 1911 में क्या होता है कि बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि जब बंगाल का विभाजन किया गया तो बहुत ही उग्र रूप से आंदोलन किए जाने लगे। तो आगे चलकर क्या होता है कि 1911 में जो बंगाल का विभाजन किया गया था, इसे रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण घटना है 1913 में। तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है। तो गदर पार्टी भारत में अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों के द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। तो इसका गठन 1913 में हुआ था, और इसका मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में था। और इसकी स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना ने की थी। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, और स्थापना की किसने थी? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना ने की थी। तो 1913 के बाद अब हम कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। तो 1914 में क्या होता है? प्रथम विश्व युद्ध होता है, जो कि 4 सालों तक चलता है। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू होता है और 1918 तक चलता है। तो 1914 के बाद 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं। तो यह भी महत्वपूर्ण घटना है अपने आप में। तो 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं,
और उसी समय आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है, तो महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, भारतीयों को अंग्रेजी सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी का यह मानना था कि अगर भारतीय अंग्रेजों का युद्ध में साथ देंगे तो आगे चलकर अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति जो रवैया था वो नरम रहेगा और भारतीयों के लिए ये काफ़ी सुधार करेंगे। पर आगे चलकर ऐसा नहीं होता और इसीलिए महात्मा गांधी जी को अंग्रेजी सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा गया था, क्योंकि इन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन होता है और उसके अगले वर्ष 1916 में लखनऊ समझौता होता है। तो 1916 में कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हो रहा होता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अंबिकाचरण मजूमदार। और इसमें क्या होता है, तो हमने पीछे पढ़ा था ना कि 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। पर वही आगे चलकर 1916 में नरम दल और गरम दल का एकीकरण हो जाता है। जो कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था ना, वही 1916 में एकीकरण यानी कि दोनों आपस में मिल जाते हैं। और इसी के साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी आपस में समझौता हो जाता है और 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना होती है। तो होम रूल लीग क्या था, तो यह प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी, जो कि आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी। तो इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वशासन को प्राप्त करना था। स्वशासन यानी कि खुद के शासन को प्राप्त करना था। तो देखिए, भारत में होम रूल लीग की स्थापना दो लोगों ने की थी। बात करें मद्रास में, तो मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी और पुणे में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। तो याद रखिएगा, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, एनी बेसेंट ने, और पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने। तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है और उसके बाद 1917 से जो गांधी जी भारत में आए थे ना, अब वो एक्शन मोड में आ जाते हैं, यानी कि वो भारत में अपना पहला आंदोलन करते हैं 1917 में। तो यह चंपारण आंदोलन था। तो 1917 में चंपारण, जो कि बिहार में है, तो बिहार के एक स्थानीय नेता जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, वे गांधी जी से मिलने आए और उन्हें चंपारण की स्थिति के बारे में बताया और उन्होंने गांधी जी को चंपारण की 3 कठिया प्रणाली के बारे में जानकारी दी और गांधी जी को चंपारण चलने के लिए कहा। तो ये 3 कठिया प्रणाली क्या थी, तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बगान मालिकों ने किसान से यह करार कर लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे और इसी 3/20वें हिस्से पर नील की खेती को 3 कठिया प्रणाली कहा गया। तो अंग्रेजी बगान मालिकों ने भारतीयों को अपने खेतों के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करने के लिए जबरदस्ती की। तो इसी 3/20वें हिस्से पर नील की खेती को 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ, तो महात्मा गांधी जी ने चंपारण में आंदोलन कर दिया। तो हमने गांधी युग वाली वीडियो में इसके बारे में डिटेल में पढ़ रखा है। यहाँ पर मैं आपको सभी घटनाओं के बारे में संक्षिप्त रूप से बता रहा हूँ। तो 1917 में चंपारण में आंदोलन होता है नील की खेती के विरोध में। तो इस सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी और उसके बाद से ही इन्हें महात्मा गांधी के नाम से बुलाया जाने लगा। तो इसी आंदोलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो 1917 में चंपारण आंदोलन होता है और उसके बाद अगले ही वर्ष 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है। तो चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझा। तो यहाँ का मामला क्या था, तो यहाँ का विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिकों ने बोनस को समाप्त करना चाहा, जिसको लेकर मजदूरों ने इसका विरोध किया था और गांधी जी ने भी मजदूरों को
हड़ताल पर जाने के लिए कहा था और गांधी जी ने भी मजदूरों के साथ मिलकर आंदोलन किया था। तो यहाँ पर भी गांधी जी की विजय होती है। पिछले आंदोलन में भी, चंपारण आंदोलन में भी गांधी जी की जीत हुई और इस आंदोलन में भी गांधी जी की जीत होती है। उसके बाद खेड़ा आंदोलन होता है, तो ये भी 1918 में ही होता है। तो इसके बाद 1918 में गांधी जी खेड़ा, गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं और खेड़ा आंदोलन करते हैं। तो यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली की जा रही थी। तो इसी के खिलाफ गांधी जी आंदोलन करते हैं। तो गांधी जी ने किसानों को लगान ना देने के लिए कहा और इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो लगान है इसे माफ़ कर देना चाहिए। तो गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्यों के लेकर वे भारत में भी काफ़ी चर्चित थे और इन आंदोलनों में भी सफलता पाते हुए वो भारत में बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे थे। तो जैसा कि हमने देखा कि गांधी जी 1915 में भारत वापस आए थे और उसके बाद उन्होंने 3 आंदोलन किए। 1917 में चंपारण आंदोलन, 18 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और 18 में ही खेड़ा आंदोलन। और तीनों आंदोलनों में वो सफल रहे, जिसके बाद वो भारत में बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे। तो अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो 1918 के बाद 1919 में चलते हैं। तो 1919 में रोलेट एक्ट आता है। तो रोलेट एक्ट क्या है? तो 1914 से लेकर 1918 तक विश्व युद्ध चला और भारतीयों को लग रहा था कि अगर हम अंग्रेज़ों का साथ देंगे, जो कि उन्होंने दिया, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारतीयों के लिए कुछ अच्छा लेकर आएंगे। पर अंग्रेज क्या लेकर आए? रोलेट एक्ट। तो जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो उसके बाद ही 1919 में अंग्रेज़ों के द्वारा रोलेट एक्ट भारत में लाया गया था। परंतु इस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे। क्योंकि जैसे हमने ऊपर चर्चा की थी कि गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे। परंतु ऐसा कुछ नहीं होता। अंग्रेज क्या लेकर आते हैं? रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट क्या था? तो इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस एक्ट में था कि अंग्रेज़ों को अगर किसी पर शक होता है ना, तो शक के आधार पर भी वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं और उस पर मुकदमा चला सकते हैं। तो इसीलिए इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया कि किसी पर भी शक के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लो और उस पर देशद्रोह का भी मुकदमा चला सकते हैं। तो इसे रोलेट एक्ट कहा गया। इसको बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहते हैं। और गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। तो इस कानून के बाद क्या हुआ कि भारतीय बाहर निकले और आंदोलन किया। और उसी आंदोलन में पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो जाती है। ये भी आंदोलन कर रहे थे और अंग्रेजों ने क्या किया? रोलेट एक्ट आ ही गया था, तो शक के आधार पर ही इनको गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया। तो इनकी गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश तेज हो गया और कई जगह हिंसाएं देखने को मिली। और इसी घटना के बाद जलियांवाला बाग का नरसंहार होता है। तो अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 को शाम 5 बजे जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा रोलेट एक्ट को वापस लेने के लिए और डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की जो गिरफ्तारी की गई है उन्हें रिहा करने के लिए भाषण चल रहा था। तभी क्या होता है कि एक सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रोगिनाल्ड डायर ने फौज द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और इस घटनाकांड में लगभग 1500 लोग मारे गए। और वैसे सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो मारे गए लोगों की संख्या है वो केवल 379 है और घायलों की संख्या बताई गई है 1200। परंतु आपको पता ही है कि सरकारी आंकड़ों में हमेशा कम आंकड़े ही दिए जाते हैं। और वैसे इस घटना में लगभग 1500 लोग मारे गए थे। वो सभी निहत्थे थे और जनरल डायर के द्वारा उन पर गोली चलाने के आदेश दे दिए गए, जिनके बाद लगभग 1500 लोग मारे गए थे। और जलियांवाला
बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये उस समय भारत का वायसराय था। तो 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार होता है और इसी समय खिलाफत आंदोलन भी 1919 में ही शुरू होता है। तो उस समय क्या था? तो तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुस्लिमों के द्वारा धार्मिक गुरु माना जाता था। तो जो तुर्की के खलीफा थे ना, ये दुनिया भर के मुसलमानों के द्वारा उन्हें अपना धार्मिक गुरु माना जाता था और इनके ऊपर और तुर्की के खलीफा के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था और अंग्रेज उन्हें अपने पद से हटाना चाहते थे। तो अंग्रेजों के द्वारा उनके साथ किए जाने वाले इस व्यवहार को लेकर भारत में भी मुस्लिमों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया था और गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया था, क्योंकि वे मुस्लिमों को भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। इसीलिए गांधी जी ने भी खिलाफत आंदोलन का सहयोग किया। तो प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व यानी कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं के द्वारा, जिनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली, इनके द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। परंतु आगे चलकर खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को दे दिया गया था। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अली बंधुओं के द्वारा, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो 1919 के बाद आगे अब हम चलते हैं 1920 में। तो अब क्या होता है? तो अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन होता है, क्योंकि एक तो अंग्रेज रॉलेट एक्ट लेकर आए, उसके बाद क्या हुआ? जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, जिससे क्या हुआ कि भारतीय काफ़ी आक्रोश में आ गए। तो भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन कर दिया। तो इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी के द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी गई थी और यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़े आंदोलन में से एक था और यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग, सरकारी शिक्षण संस्थानों का त्याग, सरकारी सेवाओं का त्याग, विदेशी सम्मान और चुनाव का बहिष्कार करना था, क्योंकि इसका नाम क्या था? असहयोग आंदोलन। तो अंग्रेजों के द्वारा दी जा रही जितनी भी सुविधाएं थी, अंग्रेजों के कानून का, उनके सम्मान का, उनके शिक्षण संस्थानों का, यानी कि एक तरह से उनका असहयोग करना था। इसीलिए इसे असहयोग आंदोलन कहा गया और इसमें गांधी जी ने भी अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो जब गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे ना, तो हमने पढ़ा था उन्होंने भारतीयों को प्रोत्साहित किया था कि वो अंग्रेजों का साथ दें, अंग्रेजी सेना में उनके साथ लड़ें। तो उस समय अंग्रेजों ने खुश होकर गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी और वही केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी असहयोग आंदोलन में त्याग देते हैं। तो असहयोग आंदोलन चल ही रहा होता है कि अगली एक महत्वपूर्ण घटना घट जाती है, जिसे कहते हैं चौरी चौरा कांड। तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वाले क्या करते हैं? गोलियां चला देते हैं, जिसके बाद क्या होता है कि भीड़ के द्वारा थाने को जला दिया जाता है और इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। और इस घटना के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देख इसको समाप्त करने का निर्णय लिया। हमने पढ़ा था कि जो असहयोग आंदोलन होना था ये अहिंसक होना था, पर यहाँ पर क्या होता है? हिंसा घट जाती है, जिसके बाद गांधी जी क्या कहते हैं कि इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करना होगा। परंतु इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की थी, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया था। इसके साथ कई नेता जैसे कि चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने भी इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के इस फैसले की आलोचना की थी। परंतु गांधी जी अपने इस फैसले पर डटे रहे और आगे चलकर इन सभी ने गांधी जी के इस फैसले को स्वीकार कर लिया था और असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है। उसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। तो इसके बाद कुछ नेता थे जो कि गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे, जैसे कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो गांधी जी के
विचारों के साथ सहमत नहीं रहा करते थे, तो इन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया था। तो इसी क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, किसके द्वारा की जाती है? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। और उसके अगले ही वर्ष 1924 में बेलगांव में महात्मा गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। तो इतना खास क्यों है? क्योंकि महात्मा गांधी जी के द्वारा केवल एक बार ही कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी और ये बेलगांव में की गई थी। तो ये कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था और एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण घटना है साइमन कमीशन का भारत में आना। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलय से मुंबई पहुंचा था और यहाँ इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ था। और जब यह कमीशन दिल्ली पहुंचा था तो इसको काले झंडे दिखाए गए थे और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ इसका विरोध किया गया था। तो साइमन जब लाहौर पहुंचा था तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया था और इसी प्रदर्शन में पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करने के बाद कुछ ही दिनों के बाद लाला जी की मृत्यु भी हो जाती है। तो साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1928 में भारत आया था और इसके बाद 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में की गई थी जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। तो उसके बाद 1929 के बाद 1930 में गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च किया जाता है। तो यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और यह दांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चलाया गया था और इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कुल 78 सहयोगियों ने शुरुआत में भाग लिया था। आगे चलकर यह गिनती लाखों में पहुंच जाती है, परंतु शुरुआत में 78 सहयोगियों ने गांधी जी के साथ भाग लिया था और जो इसकी दूरी थी, इस दांडी मार्च की दूरी थी, ये लगभग 241 मील थी। तो आपको पता ही है कि नमक पर कर लगाने के कानून के विरुद्ध गांधी जी ने दांडी मार्च किया था और यह मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था जो कि साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाकर यह दांडी मार्च खत्म हुआ था। तो दांडी मार्च के बाद अगली महत्वपूर्ण घटना होती है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो पिछले ही वीडियो में मैंने आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन डिटेल में पढ़ा दिए। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत में आंदोलन चल रहे हैं, तो अंग्रेज़ों को ये पता लग जाता है कि अगर भारत में ज़्यादा देर तक शासन करना है तो भारतीयों का सहयोग मिलना जरूरी है, क्योंकि अगर भारत पर लंबे समय तक शासन करना है तो भारतीयों का सहयोग जरूरी है। भारतीयों को भी प्रशासन में जगह देनी पड़ेगी। तो इसीलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है लंदन में, और लंदन में भारत के अलग अलग राजनीतिक दलों को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आप यहाँ पर आओ और अपनी समस्याएं हमें बताओ, हम आपकी समस्याओं का निपटारा करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे और आपको भी प्रशासन में हिस्सा देंगे। तो यह सम्मेलन जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक चला था। तो 1930 में यह सम्मेलन हुआ था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश सम्राट कौन था? तो जॉर्ज पंचम। अंग्रेजी प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। और उस समय गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन। ये तीनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय किंग कौन थे? तो जॉर्ज पंचम थे। प्रधानमंत्री यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। और उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसमें ब्रिटिश राजनीतिक दलों के
16 प्रतिनिधि शामिल थे और भारत की तरफ से 73 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें से 16 देशी रियासतों से थे और बाकी 57 राजनीतिक नेता थे। तो कुल मिलाकर 89 प्रतिनिधियों ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, परंतु कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था, क्योंकि इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था भारत में। तो भारत में एक तरफ तो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, तो कांग्रेस एक तरफ तो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रही है, तो ऐसे में वो कैसे किसी भी सम्मेलन में जो कि अंग्रेजों के द्वारा रखा गया था उसमें भाग कैसे लें। तो इसीलिए कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इस गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के द्वारा भाग नहीं लिया गया, जिसके बाद क्या होता है, गांधी जी और भारत के वायसराय इरविन के बीच में समझौता होता है। तो इरविन के द्वारा गांधी जी की कुछ मांगें मान ली जाती है और इरविन गांधी जी से कहता है कि हमारे भी कुछ शर्तें हैं कि आपको जो ये आंदोलन चल रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसे समाप्त करना होगा और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना होगा। तो गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हो जाता है, जिसके बाद क्या होता है, गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 को शुरू हुआ था और उसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था। तो कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था और यह सम्मेलन लंदन में ही हुआ था। तो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही हुए थे। तो इस समय भी ब्रिटिश सम्राट कौन था, जॉर्ज पंचम। प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था, परंतु वायसराय बदल गया था। पहले गोलमेज सम्मेलन में वायसराय कौन था, तो पहले गोलमेज सम्मेलन में लॉर्ड इरविन वायसराय था, परंतु दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय बन गया था, याद रखिएगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जिन्होंने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वो प्रतिनिधि तो आए थे, उसके अलावा कांग्रेस की तरफ से कौन आए थे, तो महात्मा गांधी जी। ये कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे जिन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और महिलाओं की प्रतिनिधि कौन थी, तो सरोजनी नायडू और बेगम जहां आरा शहनवाज। और राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि कौन थे, मदन मोहन मालवीय। और दलित वर्ग के प्रतिनिधि कौन थे, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और मुसलमानों के प्रतिनिधि कौन थे, तो आगा खां तृतीय, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने भी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, परंतु दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर सभी ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी, जिसके बाद गांधी जी नाराज हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर सभी अपने अपने धर्मों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे। जैसे कि मुसलमान, सिख, ये सभी अपने लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे। और वैसे भी मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को और एंग्लो इंडियन को पृथक निर्वाचक मंडल पहले ही दिया जा चुका था, परंतु वो इसके विस्तार की मांग कर रहे थे। तो पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है, मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था कि पृथक निर्वाचक मंडल में क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी सीट अगर वो मुस्लिमों के लिए आरक्षित है तो उम्मीदवार कौन होगा, तो मुस्लिम ही उम्मीदवार होगा और जो उसे वोट देंगे ना वो भी मुस्लिम ही होंगे। तो इसीलिए इसे पृथक निर्वाचक मंडल कहा गया, जहां पर उम्मीदवार और मतदाता एक ही वर्ग के होंगे। अगर वो सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है तो जाहिर सी बात है वहां पर जो चुनाव लड़ेगा वो तो अनुसूचित जाति का होगा ही, परंतु जो उसको वोट देंगे वो भी केवल अनुसूचित जाति के ही हो सकते हैं और किसी भी वर्ग का व्यक्ति उस उम्मीदवार को वोट नहीं दे सकता। तो उसी को पृथक निर्वाचक मंडल कहा जाता है। पिछली वीडियो में मैंने उदाहरण के साथ डिटेल में पृथक निर्वाचक मंडल और आरक्षित सीट क्या होती है कंपैरिजन करके आपको समझाया था, वो वीडियो आप देख लेना। गोलमेज सम्मेलन वाली वीडियो है, वहाँ पर मैंने बताया था। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी अपने वर्ग के लिए यानी कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर लेते हैं, जिसके बाद क्या होता है गांधी जी काफ़ी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि गांधी जी को लगता है कि अगर दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया जाएगा तो इससे हिंदू धर्म में फूट पड़ जाएगी। इसीलिए गांधी जी जब भारत में आते हैं तो आमरण अनशन पर चले जाते हैं। तो इसी बीच में क्या होता है गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच में
पूना समझौता होता है। तो गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने से बहुत दुखी हुए और 20 सितंबर 1932 से पुणे के यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। जिसके बाद क्या होता है, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री राजगोपालाचारी के प्रयासों से पूना में गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है, जिसे पूना समझौता कहा जाता है। तो इस समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि दलितों के लिए कोई भी पृथक निर्वाचक मंडल नहीं होगा। इसके बदले में दलितों के लिए जो रिजर्व सीटें थी वो 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई, यानी कि जो प्रांतों में दलितों के लिए पहले रिजर्व सीटें जो 71 थी उन्हें बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया, तो 147 कर दिया गया। तो यही है पूना समझौता, जो कि गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो इसके बाद क्या होता है, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित होता है। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में बहुत ही कम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इस समय भी किंग कौन थे, तो जॉर्ज पंचम थे, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे और भारत में वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड वेलिंगटन थे। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था और वहाँ पर कोई परिणाम नहीं निकल पाया, जिसके बाद गांधी जी भारत वापस जाते हैं और दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। इसीलिए गांधी जी को पुणे की यरवदा जेल में बंद कर दिया गया था। तो उसी जेल में उन्होंने आमरण अनशन रखा था ना, तभी तो गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था ना, वो पुणे की यरवदा जेल में ही हुआ था। उसके बाद जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है तो इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भी इसमें भाग नहीं लिया था और मोहम्मद अली जिन्ना को भी इसमें आमंत्रित नहीं किया गया था। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी एक तरह से असफल रहा था। उसके बाद देखते हैं, तो 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया जाता है और यह 1937 में लागू होता है। तो यह अधिनियम लॉर्ड लिनलिथिगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ था ना, अभी जो वर्तमान में भारत का संविधान है, इसमें भी जो भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ था, इसका महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी भारत के संविधान में शामिल है। उसके बाद 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है और दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक चलता है। और अगले ही साल यानी कि 1940 में मुस्लिम लीग ने एक अलग देश पाकिस्तान की मांग कर दी थी। इससे पहले ऑफिशियल रूप से पाकिस्तान की मांग नहीं हुई थी, परंतु 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा ऑफिशियली पाकिस्तान की मांग की जाती है। तो 1940 के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आता है। तो पहले हमने देखा था ना कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तब भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया था और अंग्रेज इसके बदले में क्या लेकर आए थे, रोलेट एक्ट लेकर आए थे। तो अब भारतीय समझ गए थे कि अंग्रेजों का साथ देकर हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो उसमें क्या होता है कि अब देख रहे हैं, तो अभी क्या हो रहा है, 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। तो क्रिप्स मिशन भारत में आता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। परंतु अब भारतीय समझ गए थे कि अंग्रेजों का युद्ध में साथ देकर कोई फायदा नहीं होगा। तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था और स्टेफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की गठबंधन सरकार में लेबर मिनिस्टर थे, यानी कि श्रम मंत्री थे। तो इन्हीं के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो क्रिप्स मिशन 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक भारत आया और इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करना था। परंतु भारतीयों ने मना कर दिया, क्योंकि भारतीय अब समझ गए थे कि अंग्रेजों का साथ देकर कोई फायदा नहीं है। और उसके बाद 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। तो इसी आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी संबोधित किया गया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति या अगस्त आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया,
जिसके तहत क्या हुआ कि जो भी भारत छोड़ो आंदोलन को लीड कर रहे हैं इनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में कैद करा गया था और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी। परंतु इस आंदोलन के दूसरी पंक्ति के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों से यह आंदोलन जारी रखा और इसके साथ साथ लोगों ने भी इस आंदोलन में खूब सहयोग किया था और यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से एक बना था, भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद क्या होता है तो 1945 में शिमला सम्मेलन होता है। तो 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था और यह भारत शिमला में वायसराय लॉर्ड वेवेल और भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच बैठक हुई थी और यह वेवेल योजना के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था और यह सम्मेलन 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ था और 14 जुलाई 1945 तक चला था। परंतु शिमला सम्मेलन विफल साबित हुआ, इसमें से कोई निष्कर्ष नहीं निकला और 1946 में क्या होता है तो कैबिनेट मिशन भारत आता है। तो इसका उद्देश्य क्या था तो इस समय यह तय हो गया था कि अब भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। तो भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौते पर पहुंचना इसका उद्देश्य था। दूसरा इसका उद्देश्य क्या था कि एक संविधान बनाने वाली संस्था तैयार करना, यानी कि संविधान सभा को तैयार करना। और तीसरा इसका उद्देश्य क्या था कि प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना। तो ये कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था। तो उसके बाद आगे हम चलते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव में 1947 में। तो 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया और लगभग 2 महीनों की वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस नतीजे पर निकला कि भारत का विभाजन करना जरूरी है और लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिए गए। तो 1947 में माउंटबेटन योजना के अनुसार ही भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिए गए। तो उस समय तो भारत के 2 टुकड़े किए गए थे, यानी कि एक पश्चिमी पाकिस्तान बना था और एक पूर्वी पाकिस्तान बना था। जो पूर्वी पाकिस्तान था ये आगे चलकर बांग्लादेश बन जाता है, यानी कि पाकिस्तान से आज़ाद हो जाता है। परंतु 1947 में भारत को 2 तरफ से बांटा गया था। पश्चिमी तरफ से पश्चिमी पाकिस्तान बनाया गया था और पूर्वी तरफ से पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था। इन दोनों का कंट्रोल पाकिस्तान के पास ही था, परंतु आगे चलकर पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान से आज़ाद हो जाता है और बांग्लादेश बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती को 3 कठिया पद्धति कहते थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और इस विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का सह संस्थापक था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ किसने की थी। तो चित्तरंजन दास ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको इन घटनाओं का सही क्रम बताना है। तो कौन कौन सा कथन दिया गया है। पूना संधि, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सबसे पहले तो इन घटनाओं में से सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता के बाद पूना संधि और आखिर में क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। पहले आएगा फोर्थ, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में
प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो 1940 में। और कहां पर पारित किया था? तो लाहौर में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो उस समय भारत का वायसराय था लिनलिथिगो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो गांधी जी केवल एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगांव में वो अधिवेशन हुआ था और वो कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। गांधी जी केवल एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।